नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स का कीड़ा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने औसत की दूसरी क्लास शुरू करने वाले हैं। यदि किसी ने पहली क्लास को मिस किया हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने औसत से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स आपको समझाए थे और एक नए मेथड का हमने यूज़ किया था जिसका नाम था डेविएशन। तो आपसे गुजारिश है आप पहली क्लास ज़रूर देखें। आज अपने दूसरी क्लास में हम औसत से रिलेटेड कुछ नए फॉर्मूलाज को समझेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं क्लास नंबर 2। पहला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। साथियों आपको पता हो या आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो प्राकृत संख्या होती है उनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, मतलब गिनती वाली संख्याएं भी बोलते हैं, जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। हमें उन अनंत संख्याओं में से सिर्फ n संख्याएं लेनी है और उनका योग निकालना है। तो यदि n संख्या लें तो 1 + 2 + 3 ... n। यदि इनका योग निकालें तो इनका योग आएगा n × n + 1 / 2। और जैसा कि हमें क्लास नंबर 1 से पता है, यदि हमारे पास योग आ गया और यदि हमें औसत पर जाना है तो उस योग को राशियों की संख्या से डिवाइड करने पर हमें औसत मिल जाता है। तो योग हमारे पास है और हमारे पास संख्या है वो कितनी है n, क्योंकि हमने n प्राकृत संख्या ले रखी है। तो यदि इस योग को n से डिवाइड कर दें तो हमें औसत मिल जाएगा। तो चेक करते हैं इसका औसत कैसे निकलेगा। योग हमारे पास है n × n + 1 / 2। यदि इसको हम डिवाइड कर दें पूरे नंबर को n से तो हमें औसत मिल जाएगा। तो ये आएगा बटे n, ये n मल्टीप्लाई होकर इसके साथ आ जाएगा n × n + 1 / 2 और इंटू n। अब n से n कैंसिल हो गया तो आंसर आया n + 1/2। तो साथियों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1 / 2 होता है, जबकि इनका औसत होता है वो होता है n + 1 / 2। मतलब यहाँ से सिर्फ n हट जाता है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का नीचे हमने भाग दिया था। इसी प्रकार से हम दूसरे सूत्र के ऊपर आए तो दूसरा सूत्र कहता है प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। यानी ये संख्याएं यही हो लेकिन इनके वर्ग जब आ जाएं तो उनका योग क्या होगा, इनसे हम औसत कैसे निकाल पाएंगे। तो प्रथम n प्राकृत संख्या वर्गों का योग देखें तो इनका योग आएगा n × n + 1 2n + 1 / 6। और यदि औसत यदि निकालना है तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो हमने यहाँ अप्लाई किया था। इस योग को डिवाइड कर दे n से तो हमें औसत मिल जाएगा। तो सीधा सा पता चल रहा है यदि n से इसको डिवाइड करें तो ये n यहाँ से हट जाएगा और हम सीधे औसत पर आ जाएंगे। तो इसका औसत होगा n + 1 2n + 1 / 6। तो ये इसका औसत होगा। इसी प्रकार से यदि तीसरे सूत्र को देखें तो प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का यदि योग निकालना पड़े तो ये क्यूब में आएगा और n संख्या ले रखी है तो इनका जो योग होगा वो थोड़ा सा चेंज होता है, मतलब दिखने में एकदम प्रथम n प्राकृत संख्याओं जैसा ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। क्या, ये n × n + 1 / 2 होता है, ये भी n × n + 1 / 2 होता है, लेकिन ये टोटल होल स्क्वायर के ऊपर होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि ये योग आ गया और यदि हमें औसत निकालना है इसका तो इस योग को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी प्रेक्षणों की संख्या से, यानी जितनी संख्या हमारे पास है। और आपको पता है हमारे पास संख्या कितनी है n। तो यदि हम इसको n से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। यदि इसका होल स्क्वायर करें तो ये n² आएगा, ये आएगा n + 1 का होल स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4। ये योग आ गया। यदि इस योग को डिवाइड कर दे n से तो हमने डिवाइड कर दिया 1/n से, तो n से ये एक n कट जाएगा तो आंसर आएगा n × n + 1 / 2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत हमें मिल जाएगा। तो आते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पर। प्रथम n सम प्राकृत संख्या यदि हमें मिल जाए तो इनका योग क्या होता है और इनका औसत कैसे निकालते हैं। तो प्रथम सम प्राकृत संख्या आपको पता है 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 ऐसे करके इस टाइप की होती है। तो यदि ये प्राकृत संख्या है वो सम है और यदि इनका योग निकालना पड़े तो इनका योग होता है n × n + 1। वहाँ ध्यान रखना है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग था वो तो था n × n + 1 / 2 और यहाँ पर है सिर्फ n × n + 1, यानी ये डिवाइड 2 नहीं है यहाँ पर। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये इसका योग होगा। और जैसा कि हमें पता है यदि इसका औसत निकालना हो तो इस योग को डिवाइड करना पड़ेगा n से। तो जैसे हम इसमें n का भाग देंगे तो ये n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा n + 1। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का जो औसत होता है वो होता है n + 1। इसी प्रकार यदि हम देखें कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याएं होती है उनका योग क्या होता है, इनका औसत क्या होता है। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n²। टोटल n² होता है। और यदि हम औसत निकालना है इसी का तो n² को डिवाइड करना पड़ेगा n से। जैसे हम इसमें n का भाग देंगे तो एक n से एक n कैंसिल होगा तो आंसर मिलेगा हमें n, यानी इनका औसत होता है सिर्फ n। और
नंबर 6 यदि फॉर्मूला को यदि देखें तो वो है प्रथम अभाज्य संख्याएं। कई बार जनरली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड, तो हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती है और क्या क्या होती है। तो आपको लिए जानकारी के लिए बता दूं, अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, और 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और जो सम भी है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या मिलेंगी आपको वो हमेशा विषम ही होंगी। तो आइए बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 7 के ऊपर, जो है समांतर श्रेणी से रिलेटेड। साथियों, औसत के अंदर समांतर श्रेणी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों का इसके अंदर आपको समावेश देखने को भी मिलता है। तो हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समांतर श्रेणी होती क्या है और उसको औसत के ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले जानते हैं समांतर श्रेणी के बारे में और फिर इनकी अप्रोच सीखते हैं कि उनको औसत के अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो समांतर श्रेणी जो होती है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे नाम से पता चल रहा है समांतर यानी सम अंतर, जिनका अंतर हमेशा समान रहे। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर अंतर हमेशा समान रहे, यानी उनका गैप हमेशा समान रहे, वो सीरीज हमेशा समांतर श्रेणी होगी। जैसे 1 3 5 7 9 एक हमारे पास सीरीज है 1 3 5 7 और 9। ये सीरीज एक समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी की डेफिनेशन ये कहती है कि किन्हीं भी दो नंबर जो कंटिन्यू हो, कोई भी दो नंबर जो क्रमागत हो, यदि उनका गैप, बाकी जितने भी नंबर है, कोई भी दो क्रमागत नंबर है, यदि उनका गैप यदि कांस्टेंट रहे, समान रहे, तो वो सीरीज हमेशा समांतर श्रेणी होंगी। जैसे 1 और 3 के बीच यदि हम गैप देखें तो कितने का गैप है? 2 का, यानी ये +2 इससे आगे है। अब 3 और 5 के अंदर यदि हम गैप देखें तो इसके अंदर भी गैप कितना है? +2 का। ऐसे यदि 5 और 7 के अंदर देखें तो +2 का मिलेगा, 7 और 9 के अंदर देखें तो +2 का मिलेगा। तो समांतर श्रेणी यही कहती है कि कोई भी दो क्रमागत नंबर उठाओ, कोई भी दो क्रमागत नंबर लो, उनके बीच जो गैप है वही गैप या उतना ही आंकिक मान यदि हमें दूसरे नंबर का मिल जाए तो सीरीज हमेशा समांतर श्रेणी में होगी। जैसे यहाँ 2 है, अब इसको देखा हमने 7 और 9 को, इसके अंदर भी क्या मिला हमें? गैप 2 मिला, तो ये सीरीज क्या निकली? समांतर श्रेणी निकली। तो साथियों, अब देखते हैं समांतर श्रेणी की नेक्स्ट अप्रोच और औसत के ऊपर उसको अप्लाई भी करते हैं। तो साथियों, सीखते हैं समांतर श्रेणी की अप्रोच नंबर 1 को। यदि समांतर श्रेणी विषम स्थान पर समाप्त हो, यदि समांतर श्रेणी विषम स्थान पर समाप्त हो, मतलब यदि हमें एक समांतर श्रेणी भी मिल जाए, सबसे पहले हमें तो चेक करना है कि वो सीरीज क्या होनी चाहिए? समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। और अब उसके अंदर हमें ये देखना है कि यदि वो समांतर श्रेणी विषम स्थान पर समाप्त हो रही है, मतलब यदि उस समांतर श्रेणी के अंदर जो नंबर हैं उनको यदि काउंट करें, या वो 1 हो, या वो 3 हो, या वो 5 हो, यदि ये 7 हो, मतलब जो विषम स्थान पर समाप्त हो, यदि ऐसे नंबर हमें मिले तो उनको बोलते हैं विषम स्थान पर समाप्त होने वाली समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बताऊं तो जैसे एक हमारे पास सीरीज है 2 4 6 8 और 10। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। तो दिखने से आपको पता चला है कि प्रत्येक के अंदर गैप 2 का आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज समांतर श्रेणी में है। अब हम अप्लाई करते हैं अप्रोच नंबर 1 को कि समांतर श्रेणी विषम स्थान पर समाप्त है या नहीं है। तो इनको काउंट करो आप कि 1 2 3 4 और 5, कितने नंबर है? 5। इसका मतलब खत्म कहाँ हो रही है? 5 नंबर पर, यानी विषम स्थान पर खत्म हो रही है। विषम स्थान पर खत्म होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो संख्या है वो विषम हो। संख्या कुछ भी हो सकती है, सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, लेकिन उनका जो एंड पॉइंट है वो हमेशा विषम स्थान पर ही होना चाहिए। हमें इससे मतलब है। तो इसलिए मैंने जानबूझकर ये उदाहरण लिया कि कई लोगों को दिक्कत होती है कि जो सीरीज होती है वो विषम ही मिलते। ये ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकती है, सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। तो यदि हमें समांतर श्रेणी विषम स्थान पर समाप्त हो रही है और यदि हमें इनका औसत निकालना हो, तो एक तो जनरल तरीका जो हमने अपनी क्लास नंबर 1 में सीखा था, राशियों का योग करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी संख्या से, तो हमें औसत मिल जाएगा। या यदि हम स्मार्ट अप्रोच लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं कि यदि समांतर श्रेणी विषम स्थान पर समाप्त है तो हमें जो एग्जैक्ट जो बीच में जो संख्या मिलेगी वो हमेशा उस सीरीज का औसत ही होती है। चाहे आप इसको बेसिक रूल से सॉल्व करो या इस तरीके से, बात वही है। लेकिन यहाँ यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमें अप्रोच लगाने में कम से कम सेकंड का टाइम लगेगा और हमारा आंसर जल्दी मिल जाएगा। तो अब हम सीखते हैं समांतर श्रेणी की अप्रोच नंबर 2 को। यदि जो समांतर श्रेणी है जो हमें मिली है वो सम स्थान पर समाप्त हो, यदि समांतर श्रेणी सम स्थान पर समाप्त हो,
एग्जाम्पल के लिए जैसे 1, 3, 5 और 7, ये एक समांतर श्रेणी है, आपको पता है गैप 2 का है। ये एक ऐसी समांतर श्रेणी है जो सम स्थान पर समाप्त हो रही है, मतलब जिसका जो एंड पॉइंट है वो यदि काउंट करें तो सम स्थान पर आ रहा है, जैसे 1, 2, 3 और 4, यानी 4 नंबर पर खत्म हो रही है, यानी चौथे स्थान पर जाकर खत्म हो रही है। इसलिए इस सीरीज को हम बोलते हैं सम स्थान पर समाप्त होने वाली सीरीज। जैसा कि पहले मैंने बताया था, सम स्थान पर समाप्त होनी चाहिए, सम संख्याएं हो या न हो ये जरूरी नहीं है, सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। तो साथियों, यदि हमें ऐसी समांतर श्रेणी मिल जाए तो जो सम स्थान पर समाप्त हो, तो हमें यदि इसका औसत निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यदि हम विषम स्थान पर समाप्त होने वाली सीरीज को देखें तो वहां हमें एग्जैक्ट बीच में एक संख्या मिली थी। जैसे एग्जांपल में हमें 6 मिला था तो हमने इसका औसत 6 बताया था पहले, लेकिन यहां हमें एग्जैक्ट बीच में कोई संख्या ऐसी मिल नहीं रही है जो हमें अपना उत्तर दे पाए। तो एग्जैक्ट संख्या बीच में इसमें होती है 2। जो सीरीज हमेशा सम स्थान पर समाप्त हो उसमें कभी भी एक सिंगल डिजिट वाली संख्या बीच में नहीं होती, उसमें हमेशा 2 संख्याएं मिलती हैं जो बीच में होती है। जैसे एक यहाँ से छोड़ दें, एक यहाँ से छोड़ दें, बीच में संख्या कितनी मिली? 2। ये दोनों संख्याएं है ना, ये मिलकर ही औसत बताती है, क्योंकि इनके जो बीच के अंदर जो संख्या होती है इनके बीच की, वही इनका औसत होती है। तो एग्जैक्ट इनके बीच में यदि एक सिंगल नंबर होता तब तो वो होता, लेकिन यहाँ नहीं है। तो अब यदि हम इनका औसत निकालना पड़े तो औसत क्या होगा कि मध्य वाली जो दोनों संख्या होती है, मध्य वाली दोनों जो संख्या होती है उनका यदि योग करें और यदि उसको डिवाइड कर दें किससे? 2 से, तो ये हमें इस सीरीज का औसत देती है। जैसे बीच वाली दोनों संख्या क्या है, इनमें 3 और एक क्या है 5, और इसको डिवाइड कर दें किससे? 2 से, तो 5 और 3 8, 8/2 कितना आएगा? 4, यानी 4 इस सीरीज का क्या मिलेगा? हमें औसत मिलेगा। चाहे हम इसको बेसिक से निकालें चाहे इससे निकालें, आंसर हमेशा 4 ही आएगा। तो जानते हैं अप्रोच नंबर 3 को। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम व अंतिम पद दिए हों, यदि हमें एक ऐसी समांतर श्रेणी मिल जाए जिसमें हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर यानी प्रथम पद और अंतिम पद यदि हमें पता है, तो हम उस समांतर श्रेणी का औसत डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे एक सीरीज है, कहीं से भी शुरू हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो शुरुआत से हो, कहीं से भी हो सकती है शुरुआत उसकी। जैसे मान लेते हैं 14, 15, 16, 17, 18। एक समांतर श्रेणी होनी चाहिए। जैसा कि पता चला हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम जरूरी है कि समांतर श्रेणी ही हो। दूसरा काम, यदि अप्रोच सी को अप्लाई करें तो इसमें हमें इसने कहा है कि पहला पद और अंतिम पद यदि आपके पास है तो आप इसका औसत निकाल सकते हो। हमारे पास प्रथम पद है वो कितना है? 14, और अंतिम पद हमारे पास कितना है? 18। तो हमें इस सीरीज का, इस समांतर श्रेणी का औसत निकाला जा सकता है। तो औसत क्या होगा कि यदि प्रथम पद और अंतिम पद हमें मिले तो औसत जो होता है वो होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और डिवाइड कर देते हैं इसको 2 से। यानी जब भी हमें इनका औसत निकालना पड़े, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके और उसमें भाग दे देते हैं 2 का। तो 14 प्लस फर्स्ट नंबर 14 है, लास्ट नंबर 18 है, और डिवाइड कर देते हैं किससे? 2 से। तो 14, 18, 32, 32/2 कितना आया? 16। तो इस सीरीज का, इस समांतर श्रेणी का जो औसत है वो कितना आएगा? 16 आएगा। साथियों, मैं यहाँ एक चीज़ आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। हमने समांतर श्रेणी के 3 रूल पढ़े, ए, बी और सी। ए में हमने सीखा सम स्थान पर समाप्त हो, बी में हमने सीखा विषम वाले स्थान पर समाप्त हो, और जो सी हमने सीखा वो था फर्स्ट और लास्ट नंबर यदि हमें मिले तो कैसे करते हैं। साथियों, जो सी जो अप्रोच है वो उन दोनों पर भी अप्लाई होती है, मतलब वहाँ पर भी हमें फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर दिए थे दोनों के अंदर, तो क्यों ना हम वो जो अप्लाई किया था सूत्र उसको यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बताऊँ तो हमने पहला जो लिया था उसमें हमने क्वेश्चन किया था 2, 4, 6, 8 और 10 का औसत हमसे निकालना पूछा था, और हमने देखा था ये विषम स्थान पर समाप्त हुई थी, तो इसका जो औसत आता है वो हमेशा एग्जैक्ट बीच वाली संख्या आती है। यदि इसी रूल को यहाँ पर अप्लाई करके देखें तो भी हमें एग्जैक्ट उत्तर मिलता है। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर हमें क्या मिला है? 2, और लास्ट नंबर हमें क्या मिला है? 10, और समांतर श्रेणी भी दे रखी है। तो यदि इसको रूल को अप्लाई करें तो एवरेज इसका निकल कर क्या आएगा? 2 + 10 और बटे 2, 12/2 यानी 6। वहाँ पर भी पहले 6 आया था, और यदि यहाँ से देखें तब भी हमें कितना मिल रहा है? आंसर 6 ही मिल रहा है। ऐसे ही हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया था 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, सॉरी
दूसरा एग्जाम्पल लिया था 1, 3, 5 और 7 और हमें इसका औसत हमने निकालना था। तो हमने कैसे किया था कि इसमें बीच वाली संख्या मिली नहीं, तो बीच वाली दोनों संख्याएं थी उनको ऐड करके किसका भाग दिया था, 2 का। 5 और 3 8, 8/2 कितना है, 4। लेकिन यदि इसको यहाँ पर अप्लाई करके देखें तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसका फर्स्ट नंबर क्या है 1 और लास्ट नंबर क्या है 7। तो इसका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड 2, 7 और 1 8, 8/2 कितना आएगा, 4। तो अभी भी इसका आंसर क्या मिल रहेगा, 4 ही आएगा। तो हमने औसत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज को पढ़ा और समांतर श्रेणी की 3 अप्रोच भी सीखी। साथियों, अब इन्हीं अप्रोच और इन्हीं फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत क्या होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है। किसकी वजह से, सिर्फ अपनी लैंग्वेज की वजह से। साथियों, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ईजी होंगे, क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, लेकिन उनकी लैंग्वेज है ना वो एग्जाम में टफ बनाने की कोशिश करता है। ऐसा ही एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ नंबर चेंज हो जाते हैं लेकिन अप्रोच वही रहती है कि प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत क्या है। मतलब हमें यदि इसका समझ में आ गया तो हम आंसर दे पाएंगे। तो पहले जानते हैं इसका मतलब क्या है और फिर पता करते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो प्रथम 5 3 के गुणजों का मतलब है कि प्रथम 5, हमें 5 नंबर लेने हैं, हमें ऐसे 5 नंबर लेने हैं जो 3 के गुणज हों। क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें 5 ऐसे नंबर लेने हैं जो 3 के गुणज हो। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। इंग्लिश में यदि इसको पढ़ें तो इसका मतलब है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब यदि और बेसिक से पढ़े, गुणज भी नहीं समझ में आया, मल्टीपल भी समझ में नहीं आया, तो और एक इजी यदि नाम बोलूँ तो जरूर आपको समझ में आ सकता है, वो है पहाड़ा। मतलब है 3 का पहाड़ा। 3 का पहाड़ा कितनी बार लेना है, 5 बार लेना है और उनका क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। ये इसका सबसे सरल मीनिंग है। 3 का पहाड़ा बोलो, 5 बार बोलो और उनका क्या निकालो, औसत निकालो। जैसे 3 का पहाड़ा यदि लिखें तो 3 आएगा पहले, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा और फिर 15। ये 3 का पहाड़ा मिल गया हमें। और कितने बार लेना है, 5 बार। पहले 5 नंबर लेने हैं। तो 3 का पहाड़ा हमें पता है 3 से शुरू होता है, स्टार्ट हो गया। और कितने लेने हैं, 5। तो 1 2 3 4 और 5। ये इसका मतलब हो गया। यानी हमें यदि ये क्वेश्चन दे दे और कोई यदि ये क्वेश्चन दे दे, मतलब दोनों का एक ही है। ये क्वेश्चन दे दे कि इसका औसत बताओ, हर कोई इसका आंसर निकाल सकता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि यहाँ दे दे तो बहुत कम लोग समझ पाएंगे और कुछ एक लोग इनको कर पाएंगे। तो ये दोनों मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन अपने लैंग्वेज की वजह से ट्रिकी बन गया था और यहाँ क्वेश्चन एकदम आसान कर दिया हमने। अब यदि इसका औसत निकालना पड़े तो हमारे पास बहुत सारी अप्रोच है जो हमने सीखी है। पहली अप्रोच तो यही कहती है कि राशियों का योग डिवाइड राशियों की संख्या कर दें तो हमें औसत मिल जाएगा। तो पहले यदि अप्रोच लगाएं सबसे बेसिक, तो इनका यदि ऐड करें, इनको सभी को यदि जोड़ें और डिवाइड कर देते हैं किससे, नंबर, कितने नंबर हैं, 5। तो 9 9 18 12 30 15 45 और बटे 5, यानी आंसर क्या मिला हमें, 9। तो पहला बेसिक रूल से हमने इसका आंसर निकाल लिया 9। यदि इसी क्वेश्चन को दूसरे रूल पर अप्लाई करें, दूसरे प्रोसेस सीखें, तो हमें आंसर भी सेम ही मिलेगा, वो भी 9 ही मिलेगा। हमने सीखा था कि समांतर श्रेणी हो, क्योंकि पहाड़े जो होते हैं वो हमेशा समांतर श्रेणी में ही होते हैं। कोई भी पहाड़ा आप देखो वो हमेशा समांतर श्रेणी में ही मिलेगा। तो ये भी समांतर श्रेणी में प्रत्येक के अंदर गैप है, वो कितना मिल रहा है हमें, 3 का मिल रहा है, इसलिए इसको 3 का पहाड़ा कहते हैं। यदि किसी पहाड़े में 8 का गैप है तो मतलब है वो 8 का पहाड़ा है, कन्फर्म है ये। तो 3 का पहाड़ा हमें मिला। सेकंड अप्रोच यदि लगाएं तो समांतर श्रेणी मिल रही है, और ऐसी समांतर श्रेणी है जो विषम स्थान पर समाप्त हो रही है, 1 2 3 4 और 5। और हमने सीखा था यदि कोई समांतर श्रेणी मिल जाए और फिर वो विषम स्थान पर समाप्त होने वाली मिल जाए तो हमें इसका औसत निकालने में कतई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हमें इसका औसत मिलता है एग्जैक्ट बीच वाली ही संख्या। तो यदि इसमें देखें तो बीच वाली संख्या 2 यहाँ से हटा दी, 2 यहाँ से हटा दी, बीच वाली संख्या क्या मिली आपको, 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं सेकंड अप्रोच से इसका आंसर क्या मिलने वाला है, 9। और थर्ड यदि अप्रोच लगाकर देखें तो हमने समांतर श्रेणी की तीसरी अप्रोच सीखी थी कि यदि किसी समांतर श्रेणी के अंदर हमें प्रथम पद और अंतिम पद यदि मिल जाए तो हम उसका औसत निकाल सकते हैं। कैसे, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ते हैं और डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। तीसरी अप्रोच से यदि देखें तो प्रथम पद 3 है, अंतिम पद इसका 15 है और डिवाइड कर देते हैं 2 से। 15 और 3 18, 18 बटे 2 कितना आया, 9। तो अभी भी हमें आंसर 9 ही मिलेगा। तो हमने तीनों तरीकों से इसको जाना, आंसर हमें 9 ही मिल रहा है। या हम एक दूसरा काम और भी इसमें ऐड किया जा सकता है, वो ये कि ये तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने ऐसे कर दिया, जोड़कर हमने कर दिया, लेकिन बड़े क्वेश्चन भी आते हैं।
ऐसे आ जाए क्वेश्चन प्रथम 1000 3 के गुणजों का औसत क्या होगा, तो हम एग्जैक्ट ये सूत्र अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर भी दिक्कत आने लग जाएगी, लेकिन ये जरूर अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि हमें पहला पद मिल जाएगा और अंतिम पद मिल जाएगा। तब ये दोनों मुश्किल में आ जाएंगे और हमें तीसरे अप्रोच से इसका आंसर देना पड़ेगा। अभी फिलहाल हमें सेकेंड अप्रोच से इसका आंसर जल्दी मिल रहा है। चौथा काम हम ये कर सकते हैं इसके अंदर कि 3 के गुणज हैं वो 5 होने चाहिए, 5 3 के गुणज होने चाहिए। तो 3 के गुणज होने चाहिए तो 3 का पहाड़ा होना चाहिए, तो सबसे पहले 3 लिख देते हैं। और 5 बार होने चाहिए तो 1 से लेकर 5 तक उनको ऐड कर देते हैं। इस चीज़ का और इस चीज़ का मतलब एक ही होता है। देखो यदि हम ये आदि यहाँ से 3 कॉमन ले लें, 3 यदि कॉमन ले लें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये मिलने वाला है हमें। और डिवाइड कर दें किससे, संख्या से। संख्या कितनी है इसमें, 5। तो यदि हम एक सूत्र हमने पढ़ा था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, वो यदि अप्लाई करके देखें तो 3 गुणा ये कितनी संख्या है, 5। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग क्या था, वहाँ क्या था, n × n + 1/2। तो n की जगह हमारा मान क्या है यहाँ पर, 5। तो यहाँ आ जाएगा 5 × 5 + 1/2 और ये इसका 5। यदि इसको हल करके देखें, 5 से 5 कैंसिल, 3 गुणा 5 और 1 6/2, 6 × 3 18, 18/2 कितना आया, 9। तो अभी भी हमें इसका आंसर 9 ही मिलेगा। ये अप्लाई करना तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हमें नंबर्स बड़े दिए गए हों, क्योंकि यदि 5 की जगह यहाँ कर देता 100, प्रथम 100 3 के गुणजों का औसत क्या है, तो हम 3 लिखते, जिसका गुणज पूछा है वो लिखते, और जितने पूछे हैं वो नंबर लिखते। 100 पूछे तो 100 तक लिखते 1 से लेकर, 5 पूछे तो 1 से लेकर 5 तक पूछते, और यहाँ हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते अपना सूत्र जो हमने सीखा था और डायरेक्ट अपना आंसर निकल आ जाता। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या कई बार पूछ लिया जाता है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हमें दोनों का आंसर निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस क्वेश्चन को देखना, पढ़ना और समझना है, और फिर क्वेश्चन को आंसर के ऊपर लेकर आना है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी वो है लगातार। ये वर्ड लगभग आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा, कई जगह नाम आएगा लगातार और कई बार इसी का नाम आता है क्रमागत। बात दोनों का एक ही है, मतलब दोनों का एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। यदि उनको और समझें तो इनको बोल सकते हैं आप काउंटिंग नंबर, मतलब गिनती। जैसे हम बोलते हैं गिनती जब हम करते हैं तो कोई भी नंबर बीच में छोड़ते नहीं है, कंटिन्यू करते हैं। जैसे 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5, तो उनको बोलते हैं लगातार या क्रमागत या काउंटिंग नंबर। तो ऐसा ही हमें दे रखा है कि 37 लगातार संख्या, ये नहीं पता कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है, बस पता है वो ये है कि उनका औसत कितना है, 54 है, और निकालना हमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगी। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जो संख्या लगातार हो या जो संख्या क्रमागत हो या जो संख्या काउंटिंग नंबर में आए वो हमेशा समांतर श्रेणी में होती है, क्योंकि समांतर श्रेणी में अंतर हमेशा सेम रहता है, काउंटिंग नंबर में हमेशा गैप हमेशा कितना मिलेगा आपको, एक एक का ही मिलता है। इसलिए ये जो संख्याएं हैं कोई भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, लेकिन उनके अंदर जो गैप है वो हमेशा क्या है, एक का ही मिलेगा। और औसत कितना है इनका, 54 है। तो चेक करते हैं इसका आंसर और लेकर आते हैं इसका सॉल्यूशन। 37 संख्याएं दे रखी है, तो इसका मतलब हमारे पास 37 जो संख्या है वो कौन सी आपको मिलेगी, 37 संख्या है वो हमेशा आपको समांतर श्रेणी में मिलेगी। तो समांतर श्रेणी की 37 संख्या है हमारे पास, ठीक है, और वो सभी की सभी संख्या है वो हमें समांतर श्रेणी में, ये हमने पता कर लिया कि 37 संख्याएं हैं, औसत 54 है, और वो सभी की सभी क्या है, समांतर श्रेणी में मिलने वाली है। और हमें पता है यदि कोई समांतर श्रेणी है और वो विषम स्थान पर समाप्त हो रही है, क्योंकि ये कितने पर खत्म हो रही है, 37 संख्याओं के ऊपर खत्म हो रही है। संख्या कौन सी है नहीं पता, लेकिन वो संख्या 37 है, इसका मतलब समांतर श्रेणी विषम स्थान पर समाप्त हो रही है। और हमने अप्रोच से सीखा है यदि कोई समांतर श्रेणी विषम स्थान पर समाप्त हो रही हो तो उसका जो औसत होता है वो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या होता है। मतलब इसका औसत यदि 54 है तो ये 54 उस सीरीज के अंदर एक मिडल नंबर मिला है आपको, यानी 54 जो सीरीज है, इस 37 संख्या में जो सीरीज मिलने वाली है उसमें जो 54 है वो एक बीच वाली संख्या मिली है। मतलब 18 संख्याएं इससे इधर है और 18 संख्याएं इससे आगे की तरफ है। 18 संख्या इससे आगे की ओर है, 18 संख्या इससे पीछे की ओर है, 18 और 18 36 और ये एक 37। तो हमें 37 संख्याएं मिल गई, 37 संख्याएं मिली और 37 विषम था, तो हमने ये चेक कर लिया जो औसत आया है वो एक बीच वाला नंबर है, यानी उस औसत ने इस सीरीज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 18 इधर और 18 ही इधर।
और आपको पता है, मैंने अभी बताया समांतर श्रेणी है, क्रमागत है, इसका मतलब इसके अंदर गैप कितने का है, एक एक का गैप है, क्योंकि काउंटिंग नंबर में गैप हमेशा क्या मिलता है आपको, एक एक का ही मिलता है। हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको पता है यदि इससे सबसे छोटी संख्या पूछे तब तो यहाँ आना पड़ेगा हमें, और इससे यदि सबसे बड़ी संख्या पूछे तो यहाँ आना पड़ेगा, यानी यहाँ जो संख्या है लास्ट में वो सबसे बड़ी है और यहाँ जो संख्या है वो सबसे छोटी है। तो 54 तो ये है ही, और 18 संख्या इससे इधर है, और वो सभी में गैप कितना है, एक एक का गैप है, यानी इससे जो आगे वाली संख्या है वो 55 है, इससे आगे वाली संख्या 56 है, इससे आगे वाली संख्या 57 है, और इससे पीछे चलें तो 53 है, 52 है और 51 है। ऐसे करते करते हमें 18 संख्या लेनी है और यहाँ पर पहुँचना है और सबसे बड़ी संख्या का मान निकालना है, क्योंकि हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, 54, और कितना ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सभी में एक एक का गैप है और संख्या कितनी है टोटल 18, तो टोटल 18 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इससे 18 कदम आगे बढ़ जाओ, 18 कदम बढ़ना है और सब में कदम कितना बढ़ाना है, एक एक का, तो इससे 18 कदम आगे बढ़े तो 54 और 18 कितने हो गए, 72। इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपके पास क्या आएगी, 72 आने वाली है। तो यही इसका आंसर भी होगा। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 पर अप्लाई किए कुछ रूल, कुछ बेसिक रूल से हमने इस क्वेश्चन को आंसर दिया। साथियों, इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, तो सीखते हैं उस फॉर्मूला को और डायरेक्ट अपना आंसर निकालते हैं। जब n क्रमागत संख्याओं का औसत यदि वो a हो और वो आपको मिल जाए, जब n क्रमागत संख्याओं का औसत a हो तो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है a माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और सबसे बड़ी संख्या होती है a प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यानी यहाँ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। छोटी है, छोटी संख्या हमेशा कम होती है इसलिए नेगेटिव का चिन्ह आएगा, और बड़ी संख्या हमेशा ज़्यादा होती है इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव का चिन्ह आएगा, बाकी सेम है। तो इसी क्वेश्चन को यदि डायरेक्ट अप्लाई करें यहाँ पर तो आंसर आपका क्या आएगा, औसत a क्या है हमारा औसत, और यहाँ औसत कितना है 54, तो 54 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, n होती है जो संख्या दी गई है। हमारे पास कितनी है, लगातार संख्या है, ये ध्यान रखना है, इसमें लगातार होनी चाहिए, n क्या होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, और यही है हमारे पास क्रमागत या लगातार। तो n का मान कितना है 37, तो 54 प्लस 37 माइनस 1 और बटे 2, 54 प्लस 37 में से 1 गया 36 और बटे 2, 36 बटे 2 यानी 18, तो 54 प्लस 18 यानी 72। तो इसका आंसर क्या आएगा 72। और यदि इसी क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था सबसे छोटी संख्या क्या होती, तो वहाँ पर भी किया जा सकता था। वहाँ क्या करते, 54 जो आया था उसमें से 18 कदम पीछे चले जाते, और यहाँ क्या करते, ये डायरेक्ट सूत्र लगा देते, यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाता, तो 54 में से 18 कम कर देते और हम डायरेक्ट आंसर पर पहुँच जाते। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में एक माइनर डिफरेंस है, क्या, वहाँ था क्रमागत संख्याओं का औसत और यहाँ इसमें एक नाम ऐड कर दिया गया है बीच में विषम। तो कई बार क्रमागत के आगे सम या विषम नाम आ जाए तो अप्रोच क्या होगी और कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे जानते हैं। हमें 6 क्रमागत संख्या दी है, वो विषम वाली भी दी है, और उनका औसत कितना दिया है 26। संख्या हमें पता नहीं है तो हम स्लॉट बना लेते हैं कि 6 संख्याएं कुछ होंगी, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 संख्याएं हैं, पता नहीं है क्या क्या है। इनका औसत है वो क्या दे रखा है 26 है, और क्रमागत है तो आपको पता होगा समांतर श्रेणी में होंगी और विषम होनी चाहिए, और औसत दिया है 26। आपको पता है हमने सीखा था अप्रोच से कि यदि कोई समांतर श्रेणी है उनमें जो संख्या है वो विषम स्थान पर खत्म हो या वो सम स्थान पर खत्म हो तो हम अप्रोच कैसे लाते हैं। ये समांतर श्रेणी वाली संख्याएं हैं और कौन से स्थान पर खत्म हो रही है, सम स्थान पर, 2 2 4 और 2 6। और पता है जब संख्या सम स्थान पर समाप्त हो तो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या हमें मिलती नहीं है, तो जो बीच वाली दोनों संख्या होती है उनके अंदर जो मिडिल वाली संख्या होती है उनके एग्जैक्ट बीच में जो संख्या होती है वो उसका औसत होता है। इसका मतलब जो औसत है वो ये दोनों संख्याओं के बीच वाली कोई संख्या है, मतलब यहाँ एक ऐसी संख्या है वो इसका औसत है, और औसत कितना दे रखा है हमें 26। इसका मतलब ये वाली संख्या यहाँ पर है वो 26 है। अब हमें बाकी की सभी संख्या निकालनी है और पता करना है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यहाँ मिलेगी और सबसे बड़ी संख्या यहाँ मिलेगी। तो आपको हमें ये पता चला कि ये वाली संख्या 26 है। यदि ये वाली संख्या 26 है और इन दोनों संख्याओं के एग्जैक्ट बीच में, तो इससे जस्ट पीछे एक कम संख्या मिली थी, यानी कितनी थी ये 25, और इससे आगे वाली संख्या कितनी होगी फिर 27। और आप यदि देखें
तो 25 और 27 का यदि ऐड करके 2 का भाग दें तो हमें औसत मिलना चाहिए। तो 25 27 52 52/2 कितना होता है 26। एग्जैक्ट हम सही आंसर पर चल रहे हैं। यदि ये 26 है तो इससे अगल बगल वाली जो संख्या होती है, पीछे वाली संख्या एक कम मिलेगी आपको हमेशा, और इससे आगे वाली संख्या आपको हमेशा एक ज़्यादा मिलेगी। और दिया है विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या भी है 25 और 27। तो साथियों ये नंबर नहीं है, नंबर हमारे ये है 1 2 3 4 5 और 6। ये तो हमने इसके जरिए ये दोनों नंबर निकाले हैं। यदि ये 25 है और ये विषम संख्या है और समांतर श्रेणी में, तो आपको पता होगा इससे पीछे यदि जाएं तो ये वाली संख्या कितनी मिलेगी आपको 23 मिलेगी, क्योंकि इससे पीछे जस्ट विषम संख्या कौन सी होती है 23, और 23 से पीछे वाली विषम संख्या जस्ट कौन सी मिलेगी आपको 21। इसी तरीके से आगे इसको बढ़ाएं तो 27 से आगे नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी मिलेगी आपको 29, और 29 से आगे वाली विषम संख्या क्या मिलने वाली है आपको 31। तो साथियों हमारे पास ये 6 की 6 संख्या मिल गई। पहली संख्या थी 21, फिर 23, 25, 27, 29 और 31, और इनके जरिए हमने इनका औसत क्या आया था 26, जो अब यदि अप्लाई करके देखें तो अभी भी हमें 26 मिल रहा है। इसका मतलब हम अपने सही आंसर पर हैं। हमें पूछा गया था सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिखी यहाँ पर 21, और ये क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आंसर आपका होता 31। हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को डायरेक्ट फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं सूत्र। जब n क्रमागत सम या विषम संख्या दी गई हो और उनका औसत a दिया गया हो, तो जो सबसे छोटी संख्या मिलती है वो होती है a माइनस n माइनस 1, और सबसे बड़ी संख्या होती है a प्लस n माइनस 1। ध्यान ये रखना है इस सूत्र में और पीछे वाले सूत्र में अंतर कहाँ है। वहाँ n क्रमागत संख्याएं थी, यहाँ पर n क्रमागत के साथ सम या विषम नाम भी जुड़ा हुआ है, इसलिए सम या विषम होते ही थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज भी हुआ। चेंज क्या हुआ कि वहाँ डिवाइड 2 था, यहाँ डिवाइड 2 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सम और विषम संख्या ऑलरेडी 2 के गैप पर होती है, इसलिए यहाँ 2 का कोई रोल नहीं होता। और सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो नेगेटिव का चिन्ह आएगा, सीधा सा पता है आपको, और बड़ी संख्या हमेशा प्लस करने से मिलती है, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, और डिवाइड 2 से नहीं होगा। तो डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को इसी अप्रोच से यदि हल करें तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा। हमें पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या होती है एवरेज। एवरेज कितना मिला हमें 26 माइनस n होते हैं जितने नंबर दे रखे हैं 6, तो 6 और माइनस 1, तो 26 माइनस 5 यानी 21, और यही हमने आंसर निकाला था सबसे छोटी संख्या 21। और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, 26 प्लस 5 यानी 31। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि प्रथम 1234, और यहाँ में पूछा है कि 1234 जो संख्या है वो किस टाइप की है, विषम, सम, अभाज्य या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 के ही बराबर है, तो वो संख्या किस टाइप की होगी, यानी ये किस टाइप की संख्या लेनी पड़ेगी यहाँ पर, जिससे जितनी हम संख्या लें उसका औसत उसी के बराबर आ जाए। एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रिकी है थोड़ा सा, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह से बेस्ड है। जिसने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़े हैं वो आसानी से इसका आंसर दे सकता है। हमने साथियों एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका हमने जिक्र भी किया था, क्या कि प्रथम n विषम संख्या यदि लें, प्रथम n विषम संख्या यदि हम लें, जैसे विषम संख्या 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो इनका योग जो आया था उसका सूत्र हमने निकाला था n स्क्वायर होता है। और यदि इनका औसत यदि देखें तो n योग में किसका भाग देते हैं n का, जितनी संख्या होती है, तो n स्क्वायर में n का भाग दें तो आंसर क्या आएगा n, तो इसका औसत मिलता है आपको n। तो हमने ये देखा था कि n संख्याएं हमने उठाई, n संख्या ली और औसत भी कितना आ गया, n ही आ गया। n संख्या ली और औसत भी n आ गया। ये कब संभव हुआ, ये तभी संभव हुआ जो वो n संख्या कौन सी किस टाइप की ली थी, हमने विषम नंबर लिए थे। यदि ये जो संख्या ली गई है वो सारी की सारी विषम है, तो जितनी आप संख्या लोगे उतना ही आपको क्या मिल जाएगा, औसत उसी के बराबर मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसी बेस्ड पर है, इसी ट्रिक पर बनाया गया है कि प्रथम 1234 संख्या है। अब नया तो हमें पता है वो संख्या कौन सी है, 1234 संख्या ली और 1234 के बराबर ही उनका औसत आपको मिल गया। तो सेम इसी की तरह डिटो इसकी कॉपी है कि n संख्या ली और n ही औसत मिल गया, तो वो जो संख्या है वो किस टाइप की होगी, हमेशा विषम होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, विषम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिलेगा। ऐसी सिर्फ विषम और विषम संख्या ही मिलेंगी जिनका औसत शुरू लें और वहाँ पर हमें ख़त्म भी कहाँ हो, जहाँ से शुरू किया वहीं पर आपको ख़त्म हो जाए। ऐसा औसत सिर्फ विषम संख्याओं का ही होता है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 100 तथा 200 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत निकालना है जो 13 से डिवाइड हो।
100 और 200 के बीच में होनी चाहिए सभी संख्याएं, साथ में वो जो संख्या है वो 13 से डिवाइड भी होने चाहिए और उनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो 100 और 200 के बीच यदि हम देखें जो 13 से डिवाइड हो, तो 13 से कोई संख्या डिवाइड तब होगी जो 13 के पहाड़े के अंदर आएगी। सीधा सा मतलब है यदि 13 का पहाड़ा किसी के अंदर रिपीट हो रहा है तो वो संख्या 13 से डिवाइड होगी। जैसे 13, 26, 39, 52 ये सभी संख्या 13 से डिवाइड होती है। लेकिन हमें संख्या कहाँ से कहाँ के बीच में लेनी है, 100 और 200 के बीच में लेनी है। तो यदि आपको पहाड़ा पता है तो 13 × 7 होता है 91 और 13 × 8 होता है 104। तो 104 वो पहली संख्या है जो 100 और 200 के बीच में भी है और जो 13 से विभाजित भी है। तो यदि हमें ये निकालना है कि 100 से 200 की रेंज यदि हमें डिफाइन करनी है और कैसे प्रकार करनी है कि 13 से क्या नहीं चाहिए डिवाइड हो, तो हमें पता करना है कि 100 से बड़ा नंबर, पहला एक ऐसा नंबर पता करना पड़ेगा जो 13 से डिवाइड हो। वो ओरली पता करना पड़ता है, मतलब उसका कोई तरीका नहीं है, सीधा आपको जज करना पड़ता है पहाड़े के थ्रू या अपनी कैलकुलेशन के थ्रू। तो हमने देखा 13 × 7 91, 13 × 8 104। इसका मतलब सबसे पहली जो संख्या है वो क्या है, 104 है। अब आपको पता है कि हमें 13 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए, इसका मतलब 13 से डिवाइड होने वाली संख्या मिलेगी। इसका मतलब ये भी है वो 13 का पहाड़ा भी बनेगा। इसका मतलब जो भी नंबर आगे आने वाले हैं वो 13 के गैप पर आने वाले हैं, यानी वो समांतर श्रेणी को फॉलो करेंगे। तो इसके बाद जो नंबर आने वाला है इसमें आप 13 ऐड कर दो, 104 और 13 कितने, 117। इससे जस्ट आगे वाला नंबर क्या मिलने वाला आपको, 117। इसी प्रकार और नंबर मिलते जाएंगे। हमें इन बीच वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है पहले और अंतिम नंबर से। क्यों? क्यों हमारे पास पता है हमें ये समांतर श्रेणी आपके पास हो और उसका प्रथम नंबर और अंतिम नंबर आपके पास हो तो आप उसका औसत निकाल सकते हो। बीच वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो ओरली हमें पहला नंबर मिल गया, ये फर्स्ट नंबर है, और इसी प्रकार से ऐसे करते जाएंगे और एक लास्ट नंबर भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, फाइंड करेंगे उसको और पता करेंगे इसका औसत क्या होगा। तो ऐसे यदि हम देखें तो 13 का यदि मल्टीपल बढ़ाते जाएं 200 के आसपास तो हमें पता चलेगा 192, 193, 193 भी नहीं होगा, 194 भी नहीं होगा और 195 हो जाएगा। 195 में अगर 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 15 बार जा रहा है। 13 × 1 13, 65, 13 × 5 65, यानी 15 बार पूरा पूरा मल्टीपल। अब इससे आगे जो संख्या आएगी इसमें +13 होकर आएगी और +13 होते ही वो रेंज कहाँ से चली जाएगी, 200 से बाहर आ जाएगी। और हमें पूछा कहाँ है, 100 से 200 के बीच में। इसका मतलब फर्स्ट नंबर ये है और लास्ट नंबर जो आपके पास है वो है 195। तो ये एक समांतर श्रेणी भी है, कितने गैप वाली, 13 के गैप वाली, क्योंकि सभी में गैप कितना चल रहा है, 13 का पहाड़ा चल रहा है या 13 का गैप आ रहा है। तो अब यदि इसका औसत हमें निकालना है तो औसत अप्रोच से हमें क्या निकाल सकते हैं कि सीरीज निकालें, वो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा हमें पता है अप्रोच नंबर 3 से समांतर श्रेणी की प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये इस पूरी सीरीज का क्या होता है, औसत होता है। तो यदि इसको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से तो यह आएगा 149.5। तो साथियों ये इसका आंसर होगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको औसत की इस क्लास नंबर 2 में कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल मैथ्स के कीड़ा को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। यदि आपको इन प्रश्नों से या औसत से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ लिख सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, यदि आपको इन क्वेश्चनों से या इस मैटर से संबंधित PDF नोट्स वगैरह चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां मैंने अपनी वेबसाइट में इसे डाल रखा है। और मिलते हैं अब औसत की तीसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।